welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. Today we have brought for you a snappy video on the topic called Change the Voice. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चेंज द वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया टॉपिक है। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है चेंज द वॉइस, इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं या फिर हमारा एकेडमिक्स है, सब में इसके टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बच्चों को ये जो टॉपिक है काफी डिफिकल्ट जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए समझ ही नहीं आता। तो क्या करें? तो आज हम जो ये डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चे बोलते हैं ना, इसको हम काफी आसानी से समझने वाले हैं। एक ही ट्रिक दे दूंगा मैं आपको आज। कितने? एक ही ट्रिक दे दूंगा और एक ही ट्रिक से आप चेंज द वॉइस का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। कितने ट्रिक्स? एक ही ट्रिक से। हम जो आज ये टॉपिक समझने वाले हैं, एक ही ट्रिक से पूरा जो चेंज द वॉइस जो चैप्टर है, पूरा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का पूरा समझेंगे। ठीक है, सिर्फ बने रहे हमारे साथ। नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक चेंज द वॉइस। जनरली चेंज द वॉइस में दो टॉपिक से दो पार्ट है, दो टाइप्स हम बोल सकते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। ये एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है, ये दोनों हम समझेंगे। जनरली एक्टिव क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए बोला जाता है या फिर पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करने के लिए पूछा जाता है। आज जो हम एक ट्रिक से, जो एक ही ट्रिक से जो आज हम जब सब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे मेरे साथ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, भले एक्टिव का पैसिव हो या पैसिव का एक्टिव हो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट नहीं रहेगा। आई गारंटी यू ऑल फ्रॉम ऑन द पार्ट ऑफ आवर एकेडमी, ऑन द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, I assure you. ठीक है, now let us start with the first of all try to learn what are the two types of voice and which are they exactly and what they are exactly. Okay, उसके दो टाइप है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज तक हम सिर्फ जनरली क्या होता है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके कन्वर्ट करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं। लेकिन पहले पता तो करो एटलीस्ट ये एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है, तभी तो हमें आसान जाएगा। देखो, कोई भी चीज हो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी चीज हो जब तक आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका कमांड नहीं है, तब तक आप कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप आसानी से जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? Let us know first what is active voice. Active voice होता क्या है? देखिए, active voice means what? It is a kind of structure, it is a kind of sentence in which subject comes in the beginning of the sentence. So simple as that. बहुत सिंपल है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब आएगा और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आता है और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। यानी स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। क्या आता है लास्ट में? फुल स्टॉप। जनरली हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस। कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जनरली असर्टिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आता है। कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस सेंटेंस में जनरली ऑब्जेक्ट है उसको भी हम क्या बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद दिया है उसको भी हम जनरली एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात याद रखो, एक्टिव वॉइस में जिस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि एक्शन किसने किया, जब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या एक्शन हुआ, किसके ऊपर एक्शन हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्शन किसने किया है वो इंपॉर्टेंट है, तब आएगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहां पे देखिए एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट, राइट ए वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। यहां पे देखो, ये लेटर किसने लिखा है? आई। मैंने ये लेटर लिखा है, मैं ये लेटर लिखता हूं, तो यहां पे ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ही इज रीडिंग अ नॉवेल। वो नॉवेल पढ़ रहा है
वो नॉवेल पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? ही, दैट इज व्हाई ही इज अ सब्जेक्ट और दैट इज व्हाई इट इज अ एक्टिव वॉइस। यहां पे देखिए, दे रिसीव्ड अ पार्सल, दे रिसीव्ड अ पार्सल, हु रिसीव्ड द पार्सल? दे इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज अ एक्टिव वॉइस। उसका अपोजिट टोटल, ऑन द कॉन्ट्ररी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? when in the sentence itself object is important than subject then it is called as a passive voice। यानी एक्शन किसने किया वो हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्शन किसने किया वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्शन किसके ऊपर हुआ है, कौन सफर हुआ है, किसके ऊपर एक्शन हुआ है, वो अगर जब हमें बताना इंपॉर्टेंट लगता है तब तो उस सेंटेंस का हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं उस सेंटेंस को हम? पैसिव वॉइस। यहां पे देखिए, अ लेटर इज रिटर्न, और लेटर इज रिटर्न का मतलब होता है लेटर लिखा गया है। क्या? लेटर लिखा गया है। कोई जरूरत नहीं बताने की ये किसने लिखा है, उसने लिखा है कि मैंने लिखा है कि किसने लिखा है, वो जरूरत नहीं होती है, तब आता है पैसिव वॉइस। यहां पे देखिए, और नॉवेल इज बीइंग रेड, नॉवेल पढ़ी जाती है। किससे पढ़ी जाती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉवेल पढ़ी जाती है ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आएगा पैसिव वॉइस। देन लास्ट सेंटेंस, अ पार्सल वाज रिसीव्ड, पार्सल रिसीव किया गया, पार्सल रिसीव किया गया, किसने किया ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या रिसीव किया वो इंपॉर्टेंट है, क्या? पार्सल रिसीव किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। यानी सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट और पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। यही बात हमें समझनी है। और देखिए, और एक बात याद रखिए, अगर हमें एक्टिव का पैसिव करना है, अगर हमें एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, नहीं कर सकते हम, ये बात याद रखिए। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट इज एसेंशियल इन एक्टिव वॉइस, तभी तो हम ये पैसिव वॉइस कर पाएंगे। देखो यहाँ पे हमने जनरली पैसिव वॉइस किया है, आपको क्या लगता है कैसे किया होगा? क्या ये ऐसे बीइंग, इज, रिटर्न, वाज, रिसीव्ड ऐसे क्यों आया? ये कुछ पता नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन हम जल्द से जल्द हम आगे की जब स्लाइड देखेंगे, जब आगे हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका पूरा ये समझ में आ जाएगा जनरली एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले हम शुरू करेंगे। देखो, हम जनरली पैसिव वॉइस जो करने वाले हैं, पहले असर्टिव का करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का टाइप होता है उसका करेंगे हम। उसके बाद हम जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, उनका भी पैसिव वॉइस करेंगे। उसके बाद आता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का भी हम पैसिव वॉइस करेंगे, यानी और जो मॉडल ऑक्सिलरी जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसका भी पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे, यहाँ पे सब समझेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से, यानी इस ऐसे सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस करेंगे जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का टाइप का रहेगा, असर्टिव सेंटेंस के टाइप का रहेगा। यानी अभी पहले हमें यह समझना जरूरी है असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर हम टेंस की बात करेंगे, टोटल कितने टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में बताइए? 12 टेंस है। कितने हैं? 12 टेंस है। 12 के 12 जो जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने के जितने भी 12 स्ट्रक्चर है वो सब असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, ये यहाँ पे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे पहले शुरुआत में, पहले असर्टिव सेंटेंस यानी कि जितने भी टेंस है उसका पहले पैसिव वॉइस करना सीखेंगे, है ना। यानी कि हमारा असर्टिव सेंटेंस का जो पूरा जो मैटर है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का वो सब सॉल्व हो जाएगा। यहां पे मैं याद रखिए, यहां पे मैं आपको सिर्फ एक ही ट्रिक दे दूंगा, उसके बेस पे आप असर्टिव सेंटेंस के कोई भी एग्जांपल हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एग्जांपल हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पे देखिए, अभी अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो यानी कि कोई भी टेंस का एग्जांपल आता है, देखिए इंग्लिश में 12 टेंस है, टोटल 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। हर एक के सब टाइप से 4-4, टोटल हो गए 12। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी ने अभी तक को बताया नहीं होगा शायद, लेकिन याद रखिए कि 12 के 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, उसमें से सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस होता है। कितने? 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस होता है। आज हम जो है
8 के 8 टेंस का यहाँ पे हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। उसके बाद हम पैसिव वॉइस का जो नया सेंटेंस का टाइप देखेंगे उसका पैसिव वॉइस करने का सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम जो असर्टिव सेंटेंस है यानी जितने भी 8 के 8 टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी एक ट्रिक में। कितने? एक ट्रिक। बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, उसको समझना है, उसको स्टडी करना है, तो उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का कोई भी एग्जांपल हो पैसिव वॉइस का आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को यानी किस किस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। क्या होगा लास्ट में? फुल स्टॉप। तो ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो उसका जब हमें पैसिवाइज करना है तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए मैंने यहां पे वो स्ट्रक्चर लिखा है, आपको बस इतना ही याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का फिर कोई भी एग्जांपल आ जाए, कोई भी बोल रहा हूं मैं, कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आसानी से। स्ट्रक्चर क्या है वो समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब रटना है, याद रखना है। मैं पूरा जो स्ट्रक्चर है 1 बाय 1 वर्ड के साथ एक्सप्लेन करता हूं, याद रखना है आपको, ठीक है, समझना है। पहले देखो, जब हमें असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो शुरुआत में आपको लेना है ऑब्जेक्ट। क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। यानी यहां पे जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है ना वो आएगा यहाँ पे बिगिनिंग में आएगा, पहले आएगा। पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है क्योंकि हमें पता है और हमने समझा भी है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो पहले लेना है ऑब्जेक्ट। दूसरा वर्ड आना चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ड आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। टेंस के हिसाब से अभी आपके यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज वर, फ्यूचर टेंस में शाल विल, इस प्रकार से आपके हेल्पिंग वर्ब यहां पे चेंज हो जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा, इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब लेना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिव वॉइस का। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। आपको हर एक वर्ब का V3 या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल आपको पता ही होना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा बाय, और बाय आपको कंपल्सरी यहाँ पे यूज करना है। बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वो जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा असर्टिव सेंटेंस में, उसका हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म करना है या फिर उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, उसकी हमें करनी है ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है वो भी हम समझेंगे। यहां पे सिर्फ आपको इतना एक स्ट्रक्चर रखना है, बस एक ही स्ट्रक्चर रखना है। कौन सा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बाय, एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस। बस इतना स्ट्रक्चर याद रखिए, कोई भी एग्जांपल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस रखना है। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, क्या? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, उसके बाद आएगा बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट की क्या करेंगे आप? ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। बस इतना स्ट्रक्चर है, याद रखिए। कोई भी एग्जांपल है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये हमें समझना है, ठीक है। इंग्लिश में केसेस होती है, सब्जेक्टिव जो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव केस बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर वॉइस में आता है आई तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस करते समय लेना है मी, यानी आई का होगा मी, ठीक है। यहां पे देखिए वी का क्या होता है? अस, ठीक है, वी का होगा अस। उसके बाद आएगा यू का क्या होगा? यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ही का होगा हिम, क्या होगा? हिम। उसके बाद शी का होता है हर, क्या होता है? हर। उसके बाद आता है ईट का रहेगा इट ही रहेगा, कभी कभी इट्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा दे का क्या होगा? दे का होगा देम। और सबके माइंड में एक डाउट आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा डेफिनेटली,
कि चलो प्रोनाउन है तो हम उसमें कन्वर्ट उसको चेंज करेंगे, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इट्स ओके। लेकिन अगर किसी का नाम आता है तो क्या, किसी का नाम आता है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात याद रखना है, अगर किसी का नाम आता है तो हमें एज इट इज उसको नाम को ऐसे के ऐसे ही रखना है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां पे लिखा है देखिए मैंने, एनी नेम, यानी कि कोई भी नाम आता है, फॉर एग्जांपल राम, तो हमें उसको पैसिव वॉइस में राम ही रखना है, सेम नेम, यानी कि उस नाम को हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे पैसिव वॉइस में। नाम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होंगे। क्या, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होंगे, नाम में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। बस नेक्स्ट, अभी देखो मैंने जो 8 टेंस है, जो मैंने बताया था आपको 8 टेंस के ही सिर्फ पैसिव वॉइस होता है, जो 4 टेंस है उसके पैसिव वॉइस नहीं होते, ठीक है। 4 कौन से, प्रेजेंट में जो लास्ट नंबर वाला है 4 नंबर वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट वाला भी जो 4 नंबर वाला है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ जो 8 टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि जो 8 ही टेंस है सिर्फ इनके ही पैसिव वॉइस होते हैं, बाकी जो 4 मैंने आपको अभी बता दिए उसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पर देखो यहां पे सिर्फ मैंने क्या किया है, एक्टिव वॉइस कैसा रहेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो कैसा रहेगा, उसको हमें अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये इस प्रकार से उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने दिया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे होंगे ये सब हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार देख सकते हो, यहां पे मैंने एक्टिव वॉइस के सब स्ट्रक्चर लिखे, इस प्रकार से आपको सेंटेंस आएगा और आपके जो सेंटेंस रहेगा इसमें ये स्ट्रक्चर होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा तो इसमें स्ट्रक्चर आएगा क्या, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब उसको आप पैसिव वॉइस करेंगे तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा एम इज आर, और उसके बाद आपको V3 यूज करना है, क्या, V3 यूज करना है, यानी कि ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में और उसका होगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, हम एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस काफी डिटेल में आज यहाँ पे समझने वाले हो, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं टेंस ही क्यों लिया, क्योंकि आज हम क्या देखने वाले हैं, पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, क्या, पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, और जितने भी टेंस है वो सब असर्टिव सेंटेंस के ही फॉर्म है, इसीलिए हम पहले टेंस के एग्जांपल शुरू इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा इंग्लिश में जो पहला टेंस आता है प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट नंबर 1 वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वी का फर्स्ट फॉर्म, या फिर कभी कभी वी का फिफ्थ फॉर्म। वी का फिफ्थ फॉर्म मतलब उसका ये होता है कि वर्ब को एस और यस भी लगता है, क्या होता है, यस और यस भी लगता है, या फिर डायरेक्टली मेन वर्ब भी आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि यह स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस में। फिर से देखिए, सब्जेक्ट आएगा V1 या फिर V5 आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पे देखिए, I इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ मेन वर्ब, इट इज अ मेन वर्ब, यानी कि V1 उसको बोलते हैं, और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, बाकी का सेंटेंस है रेस्ट, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट सेंटेंस है, सेंटेंस के आधा पार्ट है वो है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हमें एज इट इज लिखना है, जहां पे लिखने में आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी देखो, इससे हमें समझ में आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, इसके बाद यहाँ पे V1 आ गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हम समझ गए ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें पैसिव वॉइस करना है तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉमन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, बाय एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, बस वही, बाकी कुछ नहीं। पहले देखो, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पे हमें लेना पड़ेगा अभी कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर में से एक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस,
और प्रेजेंट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है। कौन से? एम, इज, आर। कौन से? एम, इज, आर। ठीक है, इसमें से हमें एक लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई आएगा तो लेना पड़ेगा एम, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लेना पड़ेगा इज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लेना पड़ेगा आर, और उसके बाद आएगा V3 जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आएगा हमें पता है बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या करना है? हमें ऑब्जेक्टिव केस करनी है, दैट्स इट, इतना ही करना है। और ये जो हमने ऑलरेडी जो ट्रिक मैंने दिया था आपको उसमें हम सब समझे, सिर्फ चेंज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था आपको जैसा टेंस चेंज होगा वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। कॉमन तो आपको वही याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद समझना है कि भाई आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट एम इज आर में से एक ले लो, उसके बाद आएगा V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उसके बाद बाय ले लो, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके, यहां पे देखिए एग्जांपल, आई ईट अ ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। जनरली ये वर्ब है और वर्ब के बाद आया हुआ जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है, एक बात यहां पे समझिए, जब सेंटेंस सिंपल है, छोटा है, तो हम इजीली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या? इजीली ऑब्जेक्ट कौन सा है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस बड़ा है तो then it becomes challenge for us to identify object from the sentence। तब हमारे लिए चैलेंज बनता है, यार ऑब्जेक्ट कौन सा है समझ में नहीं आता, तब हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक देता हूं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की। आपको सिंपल एक काम करना है, आपको क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में और जो वर्ब है उसको है ना व्हाट से क्वेश्चन पूछो, व्हाट से क्वेश्चन पूछो, और जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका 100% ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। देखो यहाँ पे व्हाट आई ईट, मैं क्या खाता हूं, क्या खाता हूं मैं? ब्रेकफास्ट। आ गया ना आपका आंसर, ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जब हम ऑब्जेक्ट शुरुआत में लेते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। कैसा? कैपिटल। तो देखो लिखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, बी देखो मैंने कैपिटल कर दिया। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट काम हो गया। उसके बाद देखिए एम इज आर में से हमें एक यूज करना है। ब्रेकफास्ट सिंगुलर के प्लूरल, एक ही ब्रेकफास्ट है सिंगुलर, इसलिए आएगा इज। उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। हमारा वर्ब कौन सा है? ईट। तो ईट का V3 और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इटर्न। क्या? ईट, एट, इटर्न, ईट, एट, इटर्न, तो इटर्न होगा। उसके बाद देखो बाय यूज करना है कंपल्सरी, और हमें पता है आई का क्या होता है? आई का होता है मी। क्या होता है? मी। ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी, ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी। दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व द एग्जांपल। ठीक है, हो गया हमारा पैसिव वॉइस। और बाद में जो लेफ्ट सेंटेंस है, जो बाकी हुआ सेंटेंस है, आप लिख सकते हो बाद में एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यानी कि देखा अभी ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी एवरी मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी एवरी मॉर्निंग। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व सेकेंड एग्जांपल। देखो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है? प्रोड्यूसेस। तो ये देखो यहाँ पे व्हाट द कंपनी प्रोड्यूसेस, कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे तीनों के तीनों वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो ले लो पहले, देखो यहाँ पे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लूरल है, प्रोडक्ट ज्यादा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब में से आर आएगा। क्या आएगा? आर। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर। उसके बाद प्रोड्यूस हमारा वर्ब है, उसका V3 क्या होगा बताइए? प्रोड्यूस्ड। क्या आएगा? प्रोड्यूस्ड। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी। हो गया हमारा पैसिव वॉइस। मैंने बताया था अगर किसी का नाम सब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस करते समय उसको एज इट इज हम लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बराबर। तो द कंपनी का द कंपनी रहेगा, जो नाम यहाँ पे आया है किसी का तो एज इट इज वो यहाँ पे आएगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, शी एंजॉयज वॉचिंग मूवी ऑन वीकेंड्स।
शी एंजॉयज वॉचिंग मूवीज ऑन वीकेंड्स। यहाँ पे देखिए व्हाट शी एंजॉयज, वो क्या एंजॉय करती है, वॉचिंग मूवीज, मूवी देखना, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ वॉचिंग मूवीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले लिखो ऑब्जेक्ट वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज सॉरी वॉचिंग मूवीज प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में से, आप बताइए अभी क्या, आर, क्या आएगा, आर, करेक्ट, आर, वॉचिंग मूवीज आर। उसके बाद हमारा वर्ब कौन सा है, एंजॉयज, क्या है, एंजॉयज, उसका V3 क्या होगा, एंजॉयड, एंजॉयड, ठीक है। वॉचिंग मूवीज आर एंजॉयड बाय, शी का क्या होगा, हर, बाय का होगा, बाय हर, शी का क्या होगा, हर। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख दो, ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स, यानी कि वॉचिंग मूवीज आर एंजॉयड बाय हर ऑन वीकेंड्स, हो गया ये भी। बाकी के दो एग्जांपल ये आपके होमवर्क है, आप सॉल्व कर देना, बस ऐसे ही आपको देख के सॉल्व करना है। स्ट्रक्चर देखिए, देखो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया है, स्ट्रक्चर वही है जो मैं आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर है जिस यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, आप एक बार चेक कीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिक तो वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल सॉल्व किए, वैसे 4th एंड 5th ये आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिए, खुद को चेक कर लीजिए कि सच में इसके हिसाब से आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर कमेंट में भेज दीजिए, कमेंट कीजिए हमें, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट टेंस, दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट पे कोई भी एग्जांपल आने दो, आपको इसी प्रकार पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड टेंस, वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले स्ट्रक्चर समझो, क्या है, क्या समझो, पहले स्ट्रक्चर समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एम इज आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम इज आर में से एक आएगा, उसके बाद आपको वर्ब को लगेगा आईएनजी, क्या लगेगा, आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखो ये स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट, एम इज आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगने वाला है, क्या लगने वाला है, आईएनजी, ये बात यहाँ पे याद रखो। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा एग्जांपल हमारे सामने आता है इसमें सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आया है और वर्ब को आईएनजी लगा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ट्रिक वही है, फॉर्मूला वही है, होगा चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, बाकी कुछ नहीं। देखिए फिर से ट्रिक, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, ट्रिक में था कि नहीं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेम प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए एम इज आर में से फिर से हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है एम इज आर में से एक। उसके बाद एक बात यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, वर्ब को यहाँ पे आईएनजी लगता है, क्या लगता है वर्ब को, आईएनजी। उस आईएनजी को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा एम इज आर के बाद। उस आईएनजी को निकालने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो वर्ड है बीइंग। कौन सा वर्ड है, बीइंग, जो आपको यहाँ पे यूज करना है, आईएनजी आए ना इसलिए। उसके बाद देखो पास्ट पार्टिसिपल, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, V3, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ये तो सब एज इट इज है, जो स्ट्रक्चर में हमने देखा है वो। फर्क यहाँ पे पड़ा है कि आपका हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, वो है बीइंग। क्या है, बीइंग। तो बीइंग क्यों, आईएनजी निकालना है ना आपको, इसकी वजह से। सिंपल है एकदम, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो दे सब्जेक्ट आया, उसके बाद एम इज आर में से आया आर, उसके बाद देखो प्ले को आईएनजी लगा है, हमारा वर्ब है प्ले, प्ले को आईएनजी लगा है। दे आर प्लेइंग द गिटार इन द क्लासरूम, दे आर प्लेइंग द गिटार इन द क्लासरूम। यहां पे देखिए फिर से हमारा वही, पहले क्या लेना है हमें, ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा सेंटेंस है यार, क्या करूं, कौन सा ऑब्जेक्ट है अभी, इतना बड़ा सेंटेंस है, द गिटार है इन द क्लासरूम, कौन सा है। तो हमारी ट्रिक सिंपल सी, वर्ड से क्वेश्चन पूछो,
व्हाट दे आर प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, द गिटार, क्या, द गिटार, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द गिटार, ठीक है, द गिटार, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें एमिजर में से एक यूज करना है। देखो गिटार सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। अभी यहाँ पे ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए आर लेना पड़ेगा, नहीं, ये आर जो आया है वो देख लिया आया है। यहाँ पे हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेना है अभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेना है। ऑब्जेक्ट द गिटार है और गिटार सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, ठीक है। अभी प्ले को आईएनजी लगा है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बिंग। क्या यूज करेंगे, बिंग। द गिटार इज बिंग, उसके बाद प्ले का V3 क्या आएगा, प्ले का V3 बताइए, प्लेड, सही, प्लेड, करेक्ट, प्लेड। द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय, दे का क्या होगा, दे का होगा देम, बाय देम। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। देखिए द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय देम इन द क्लासरूम, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय देम इन द क्लासरूम, है ना, सिंपल बहुत, ठीक है। नेक्स्ट एकदम ट्राई कीजिए फिर से। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस वीकेंड, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस वीकेंड। व्हाट आई एम नॉट प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेल रहा हूं, फुटबॉल, यानी कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो लीजिए उसको शुरुआत में फुटबॉल, देखिए यहाँ पे शुरुआत में ऑब्जेक्ट ही हमारा। उसके बाद क्या आएगा, एमिजर में से हेल्पिंग वर्ब लेना है, फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज, फुटबॉल इज, वर्ब को लगा है आईएनजी इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बीइंग। क्या यूज करेंगे, बीइंग। उसके बाद आएगा प्ले का पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड, क्या, प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, सॉरी निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस है ना तो यहाँ पे नॉट आएगा। फुटबॉल इज नॉट, नॉट है ना यहाँ पे, नेगेटिव है ना सेंटेंस इसलिए फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय, आई का क्या होगा, मी। और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, दिस वीकेंड, क्या, दिस वीकेंड। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी दिस वीकेंड, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी दिस वीकेंड, है ना, सिंपल एकदम। सिर्फ स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने पहले दिया है वो। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होता, थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने सब आपको यहाँ पे बताया है। अगर पास्ट टेंस भी आया उसमें भी आईएनजी आया तो बस बीइंग यूज करो, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी है सेंटेंस में, तो बीइंग आएगा या आएगा, इतना याद रखना है आपको। कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस करते समय बीइंग आना ही चाहिए सेंटेंस में, क्या, बीइंग आना ही चाहिए। सो सिंपल। नेक्स्ट और एग्जांपल, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ। व्हाट यू आर नॉट रीडिंग, आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, अ बुक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। लिखो फिर अ बुक, अ बुक, उसमें से उसके बाद एमिजर में से एक यूज करो, बुक सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, अ बुक इज नॉट, और रीड हमारा, सॉरी आईएनजी आया है ना इसलिए बीइंग, क्या, बीइंग। अ बुक इज नॉट बीइंग, रीड का पास्ट पार्टिसिपल बताइए, रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, रेड, स्पेलिंग वही रहेगा, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, रीड, रेड, रेड। अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा। अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय यू राइट नाउ, क्या, राइट नाउ। हो गया सिंपल सॉल्व, एकदम बढ़िया सा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, एक बार आप स्ट्रक्चर समझ गए ना तो आप कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी किसी भी टेंस का हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको समझ में आया होगा, इसमें एमिजर आता है और वर्ब को आईएनजी आपको यूज होता है उसमें, तो पैसिव वॉइस करते समय सिंपल है, एमिजर में तो ले ही लो, लेकिन उसके बाद बीइंग है, आईएनजी है ना, तो आईएनजी निकालने के लिए आपको बीइंग ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा, बीइंग। बाकी तो हमें पता ही है क्या क्या करना है, V3 यूज करो, बाय यूज करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस खत्म, ठीक है ना। बाकी के दो एग्जांपल है, ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है। माय मदर इज क्लीनिंग द हाउस, सिंपल एकदम। द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द गार्डन, ये भी वो सिंपल है। तो आप देखिए, आप ये एग्जांपल
आराम से सॉल्व कीजिएगा। स्ट्रक्चर देखिए, आपके सामने स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तीसरा जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है वो पहले समझिए। उसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव या फिर हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा V3 यानी कि उसका हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। यह हमारा स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहां पे देखिए हैव हैज में से आपको एक यूज करना है। दूसरी बात ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहां पे V3 ऑलरेडी दिया रहता है, V3 ऑलरेडी दिया रहता है, तो यहां पे हमारा काम थोड़ा आसान बन जाता है। ये आपको यहां पे समझना है। दूसरी बात और एक समझना है, जनरली हम हैव का आप यूज करते हैं और हैज का आप यूज करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हैज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन के बाद, और हैव हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के बाद या फिर आई के बाद। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बट दैट्स इट। तो स्ट्रक्चर तो हमारा वही है। फिर कोई भी एग्जांपल आने दो कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर से चेंज हो गया, यहां पे हैव हैज आएगा हेल्पिंग वर्ब। और आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, जब सेंटेंस में हैव हैज और हैड आता है ना, हैव हैज और हैड, तो उसके बाद आपको कंपल्सरी बीन यूज करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस करते समय क्या बीन यूज करना पड़ेगा, क्या बीन। उसके बाद सिंपल आपने वही है फिर से V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लो पहले, उसके बाद हैव हैज ले लो, हैव हैज के बाद आएगा बीन, उसके बाद V3 बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। सो सिंपल। ठीक है, यहां पे देखिए एग्जांपल, माय सिस्टर हैज ऑलरेडी मेड अ बिग केक। माय सिस्टर हैज ऑलरेडी मेड अ बिग केक। व्हाट माय सिस्टर हैज ऑलरेडी मेड, मेरे सिस्टर ने क्या बनाया है? अ बिग केक। क्या? अ बिग केक। ये हमारा ऑब्जेक्ट ले लो पहले, फिर ऑब्जेक्ट अ बिग केक, अ बिग केक। उसके बाद हमें हैव और हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या? एक हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था आपको, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। यहाँ पे अ बिग केक, एक ही केक है क्योंकि यहाँ पे अ आया है, अ आया है, इसलिए एक ही केक ही है, अ बिग केक, इसलिए उसके बाद आएगा हैज। ठीक है, 2 मिनट। ओके, अ बिग केक हैज, सिंगुलर इसलिए हैज, और हमें पता है हैज के बाद क्या आएगा? बीन कंपल्सरी आएगा। अ बिग केक हैज बीन, देखिए यहाँ पे V3 ऑलरेडी आता है, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। अ बिग केक हैज बीन मेड, या फिर आप उसमें और एक वर्ड हमारा बाकी है वो कंटिन्यू कर सकते हो आप। अ बिग केक हैज ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय माय सिस्टर, किसी का नाम होगा तो वो ये एज इट इज आएगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। माय सिस्टर है तो यहाँ पे भी वो माय सिस्टर ही रहेगी। अ बिग केक हैज बीन, अ बिग केक हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय माय सिस्टर। सिंपल, आपको सिर्फ यहाँ पे हैव और हैज में से एक यूज करना है, उसके बाद बीन लेना है। V3 तो ऑलरेडी सेंटेंस में होता ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, वी हैवंट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। ज्यादा बड़ा सेंटेंस है तो टेंशन की जरूरत है ही नहीं है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपना स्ट्रक्चर पे भरोसा रखना है, बाकी कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट ढूंढो, व्हाट वी हैवंट रिसीव्ड, हमें क्या नहीं मिला है अभी तक? एनी मेल, हमें क्या नहीं मिला है? एनी मेल, बस उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या लिखो फिर, आप ऑब्जेक्ट ले लो पहले, एनी मेल, एक मेल है, सिंगुलर है इसलिए आएगा हैज, और हैज की बात क्या आएगा? बीन। यहां पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। अ मेल, एनी मेल हैज नॉट बीन, V3 का V3 रहेगा, रिसीव्ड बाय, वी का क्या होगा? अस, और बाकी का जो सेंटेंस है एज इट इज लिखो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिंस वी वर रिटायर्ड, सिंस वी वर रिटायर्ड। तो हमारा देखो एग्जांपल कैसे, सेंटेंस कैसे बनेगा? एनी मेल हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय अस सिंस वी वर रिटायर्ड, है ना? देखो यहाँ पे बाकी जितना भी बड़ा सेंटेंस दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमें एज इट इज लिखना है, चेंजेस हमें यहां पे करने हैं, कहां पे? शुरुआत में, बाकी कुछ नहीं। थर्ड एग्जांपल देखिए, दे हैव बॉट अ न्यू कार। व्हाट दे हैव बॉट, उन्होंने क्या परचेस किया है? अ न्यू कार।
क्या, न्यू कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। न्यू कार एक ही है, इसलिए हैव और हैज में से क्या आएगा, हैज, और हैज के बाद क्या यूज करते हैं हम, बीन, ठीक है। उसके बाद V3, बाय का V3 बॉट, और बॉट का बॉट ही रहेगा। अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय, दे का क्या होगा, देम, बस हो गया सेंटेंस हमारा। अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय देम, हो गया ना। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी एग्जांपल आने दो, अभी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल बात यही याद रखना, हैव और हैज में चेंज होगा, और बाकी आपको यूज करना पड़ेगा बीन। क्या यूज करना पड़ेगा, बीन। और बाकी तो हमें पता ही है, हम सब स्ट्रक्चर में समझे सब, V3 बाय और ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, सो सिंपल। दो एग्जांपल आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, उसको सिंपल एग्जांपल है, बस आपने स्ट्रक्चर को स्टिक रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। चेंज सिर्फ यहां पे होने वाले हेल्पिंग वर्ब में, बाकी कहीं नहीं, है ना। सो सिंपल, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टेंस, वो है सिंपल पास्ट। मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट का जो 4 नंबर का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसलिए हमें डायरेक्टली विल जंप टू पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में जो पहला टेंस है सिंपल पास्ट, उसका पैसिव वॉइस होता है। पहला पैसिव वॉइस का हम सिंपल पास्ट का उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, आएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। क्या आएगा लास्ट में, फुल स्टॉप। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही टेंस ऐसा है, एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसको हम सिंपल पास्ट बोलेंगे, वहां पे पास्ट टेंस यानी कि वो V2 यूज किया जाता है, बाकी कहीं पे भी V2 यूज नहीं किया जाता। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऐसे सेंटेंस को लाते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, V2 है, ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल हमारा वही ट्रिक, वही फॉर्मूला, पहले ऑब्जेक्ट ले लो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज एंड वर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस था तो कौन से लिए थे बताइए, एमिजार, कौन से लिए थे, एमिजार। तो ये पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉज एंड वर में से एक लेंगे। उसके बाद आएगा V3 जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। उसके बाद तो हमें पता ही है बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, यहां पे चेंज होगा, टेंस बदल गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज। वो प्रेजेंट टेंस था, एमिजार यूज किया, हैव हैज यूज किया, अब ये पास्ट टेंस है, यहां पे आएगा वॉज एंड वर आएगा। क्या आएगा, वॉज एंड वर। और सिंपल है, हमें पता है सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, सो सिंपल एज दैट, ठीक है। एग्जांपल देखिए, सीमा कुक्ड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। यहां पे देखिए सीमा यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली V2 आया है। क्या आया है, डायरेक्टली V2, यानी हमें तभी समझना है ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली V2, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली V2, तो ये सिंपल पास्ट है। उसका पैसिव वॉइस करने के लिए ये स्ट्रक्चर है फिर, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा हर एक टेंस में मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर लिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया है, आपको ये दिखाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन चेंज आपको सिर्फ पता होना चाहिए, चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट की जगह है, V3 की जगह पे है, बाय की जगह पे है, और ऑब्जेक्टिव केस उसकी जगह पे है, लास्ट में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हुआ है, इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए इसका हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल। सीमा कुक्ड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। व्हाट सीमा कुक्ड, सीमा ने क्या बनाया, अ टेस्टी डिनर। क्या बनाया, अ टेस्टी डिनर, इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है। पहले ले लो ऑब्जेक्ट पहला, अ टेस्टी डिनर, अ टेस्टी डिनर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वॉज एंड वर में से हमें एक लेना है, अ टेस्टी डिनर सिंगुलर है इसलिए क्या लेंगे हम, वॉज। क्या, वॉज, अ टेस्टी डिनर वॉज। उसके बाद कुक्ड, कुक का V3 क्या होगा, कुक्टी होगा। क्या होगा, कुक्टी होगा, कुक्ड, कुकड़ा नहीं है, कुक्ड। अ टेस्टी डिनर वाज कुक्ड बाय सीमा, बाय सीमा। मैंने बताया था आपको नाम में कोई चेंज नहीं, एज इट इज उसको रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अ टेस्टी डिनर वाज कुक्ड बाय सीमा यस्टरडे, बाकी का सेंटेंस उसके बाद लिख दो, ठीक है। अ टेस्टी डिनर वाज कुक्ड बाय सीमा यस्टरडे, अ टेस्टी डिनर वाज कुक्ड बाय सीमा यस्टरडे, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल,
माय ब्रदर सॉ अ मूवी यस्टरडे। व्हाट माय ब्रदर सॉ, मेरे भाई ने क्या देखा? अ मूवी। क्या देखा? अ मूवी। इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया? अ मूवी। क्या? अ मूवी। मूवी सिंगुलर के प्लूरल है बताइए? अ आया ना, सिंगुलर, इसलिए वॉज। अ मूवी वॉज। सी सॉ सीन, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? सी का। सी सॉ सीन, क्या आना चाहिए फिर यहां पे? सीन, V3। अ मूवी वॉज सीन बाय माय ब्रदर, बाय माय ब्रदर yesterday। A movie was seen by my brother yesterday। लास्ट में फुल स्टॉप हो गया ना, कितना सिंपल है। देखिए नेक्स्ट, माय मदर बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर मी। व्हाट माय मदर बॉट, मेरे मम्मी ने क्या लाया, क्या परचेज किया? अ ड्रेस। क्या? अ ड्रेस। लिखो फिर ऑब्जेक्ट में अ ड्रेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अ ड्रेस सिंगुलर इसलिए वॉज, उसके बाद V3 बॉट का, बॉट ही आएगा। अ ड्रेस वॉज बॉट बाय, हमारा जो नाउन है वो एज इट इज रहेगा, बाय माय मदर फॉर मी। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, है ना। अ ड्रेस वॉज बॉट बाय माय मदर फॉर मी। तो सिंपल, यानी कि कल अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो पहले, उसके बाद वॉज एंड वेयर में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लो, उसके बाद V3 आएगा पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद तो हमें पता ही है बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। सिंपल। ये दो एग्जांपल जो है आपको होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा, बस यही स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके हिसाब से ये आप सॉल्व कीजिएगा, आपको जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जनरली हमें अभी तक क्या है, ठीक से पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए हमें वो आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक जो देखा है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा एकदम डिटेल में स्टडी किया है। एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्चुअली बताया गया है यहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट टेंस देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर पहले समझो क्या है। उसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज और वर में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, और यहाँ पे देखिए वर्ब को है ना आईएनजी लगता है। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखा था ना, एम इज आर के बाद वर्ब को आईएनजी लगता है। इन द सेम वे ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे भी वॉज एंड वर के बाद वर्ब को आईएनजी लगेगा, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये सेंटेंस रहेगा। अगर कल कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट आया है पहले, उसके बाद वॉज एंड वर में से एक आया है और वर्ब को क्या लगा है? आईएनजी लगा है, तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। और हमें पता है, आपको याद होगा ना, मैंने बताया था आपको, जब भी आईएनजी आता है, कोई भी टेंस हो, फिर आईएनजी आता है तो उसको आईएनजी को निकालना पड़ता है, और आईएनजी को निकालने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ता है? बीइंग। कौन सा? द बीइंग। बस आपको स्ट्रक्चर तो समझ ही गए होंगे। फिर पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज एंड वर में से एक हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद बीइंग यूज करना है क्योंकि सेंटेंस में आईएनजी लगा है वर्ब को, इसीलिए। उसके बाद तो हमारा एज इट इज है, पता है हमें, V3 आता है, उसके बाद बाय आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, खत्म। सॉल्व कीजिए एग्जांपल। देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। व्हाट आई वॉज वॉचिंग, मैं क्या देख रहा था? टीवी। आया हमारा आंसर, इसलिए पहले टीवी ले लो, टीवी ले लिया, उसके बाद वॉज एंड वेयर में से एक यूज करो हेल्पिंग वर्ब, टीवी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? वॉज। वॉच को देखिए आईएनजी लगा है, आईएनजी निकालना है कि नहीं? तो ले लो फिर बीइंग, है ना। देखो यहाँ पे बीइंग, उसके बाद हमारा मेन वर्ब कौन सा है? वॉच। वॉच का V3 क्या होगा? वॉच्ड, ईडी लगेगा। क्या? वॉच्ड, ईडी लगेगा उसको, वॉच्ड। ठीक है, उसके बाद ले लो बाय मी, आई का क्या होगा? मी। उसके बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, व्हेन द फोन रैंग, व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी व्हेन द फोन रैंग। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई व्हेन द फोन रैंग में यहां पे लिखूंगा बाय से पहले, तो भी चलेगा। ठीक है, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड व्हेन द फोन रैंग बाय मी, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहां पे चेंजेस ठीक से करना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल द डे यस्टरडे। वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे यस्टरडे।
व्हाट आई वाज वर्किंग, व्हाट वी वर वर्किंग ऑन, हम किसके ऊपर काम कर रहे थे, द प्रोजेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ले लो फिर पहले द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज, आईएनजी आया ना यहाँ पे, उसके लिए कौन सा वर्ड, बीइंग, कौन सा, बीइंग। उसके बाद वर्क, हमारा मेन वर्क कौन सा है, वर्क, वर्क का भीतरी क्या होता है, वर्कड, क्या, वर्कड। द प्रोजेक्ट वाज बीइंग वर्कड बाय, वी का क्या होगा, अस, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, ऑल डे यस्टरडे, ऑल डे यस्टरडे, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज बीइंग वर्कड ऑन, एक फ्रेजल वर्ब है ये, द प्रोजेक्ट वाज बीइंग वर्कड ऑन बाय अस ऑल डे यस्टरडे, ठीक है, ऑल डे यस्टरडे। लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल, they were enjoying the party when the fire alarm went off, what they were enjoying, क्या वो क्या एंजॉय कर रहे थे रे, द पार्टी, मिल गया ना ऑब्जेक्ट। यानी आप देखो अभी आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, डरने का नहीं, बस अपना ट्रिक यूज करो, व्हाट से क्वेश्चन पूछो आंसर मिल जाएगा, और जो आपको आंसर रहेगा वही आपको ऑब्जेक्ट होगा, तो ना, सो सिंपल एकदम, ठीक है। व्हाट दे वर एंजॉयिंग, द पार्टी, क्या, द पार्टी। देखो यहाँ पे भले यहाँ पे वर आया है, लेकिन ये वर दे के लिए आया है, हमें अभी द पार्टी के लिए लेना है, पार्टी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वॉज, द पार्टी वॉज, आईएनजी आया इसलिए बीइंग, द पार्टी वॉज बीइंग एंजॉयड, क्या, एंजॉयड। उसके बाद द पार्टी वॉज बीइंग एंजॉयड बाय, दे का क्या होगा, देम, क्या होगा, देम। बाकी के सेंटेंस एज इट इज लिखो, क्या है, व्हेन द फायर, when the fire alarm went off, क्या, when the fire alarm went off, full stop, हो गया ना सवाल। यानी कि आईएनजी वाला जिसको वर्ब को आईएनजी लगाए, कोई भी एग्जांपल आने दो, आप इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हो, डरने का नहीं, हमारे जो स्ट्रक्चर दिया है ना मैंने आपको कॉमन वाला, वही बस याद रखो, आगे कुछ नहीं, ठीक है। ओके, ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क में सॉल्व कर लेना, आपके सामने स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, ये परफेक्ट टेंस है पास्ट वाला। यहाँ पे देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा, मैंने बताया था आपको, सॉरी हैड, उसके बाद आएगा V3, क्या आएगा, V3, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यानी इस सेंटेंस में आपको V3 ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसका अगर हमें पैसिवाइज करना है तो वही स्ट्रक्चर, पहले ऑब्जेक्ट ले लो, उसके बाद आएगा हैड, और मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में हैव, हैज और हैड आता है तो उसके बाद कौन सा वर्ड यूज करना है, बीन, कौन सा, बीन, BEEN, बीन। उसके बाद तो हमें पता ही है V3 पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, सो सिंपल। इतना याद रखना बेटा, जब तक आप ये याद नहीं रखोगे तब तक आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक आपको ये डिफिकल्टी लगेगा, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। आईएनजी लगाए तो बीइंग यूज करो, हैव, हैज, हैड आए तो बीन यूज करो, सिंपल इस प्रकार से, ठीक है। ओके, देखिए एग्जांपल, I had never seen such a nice beach before I went to Goa. What I had never seen, मैंने क्या नहीं देखा था अभी तक, such a nice beach, क्या, such a nice beach, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो फिर पहले ऑब्जेक्ट, such a nice beach, such a nice beach, उसके बाद आएगा had, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है ना इसलिए never, had के बाद never, such a nice beach had never, हमें पता है had यूज करते तो हम क्या आएगा आगे, been, और हमारा वर्ब कौन सा है, V3 ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, सी का V3 क्या है, seen, seen, such a nice beach had never been seen by, I का क्या होगा, me, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, before I went to Goa, full stop। देखिए such a nice beach had never been seen by me before I went to Goa। कितना भी बड़ा सेंटेंस है, डरने का नहीं, जितना बड़ा सेंटेंस उतना इजी सेंटेंस होता है। हमारा काम क्या है, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट को, और वो भी मैंने आपको बताया है, सिंपल, बस वर्ड से क्वेश्चन पूछो, आंसर आपको मिल जाएगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इसलिए टेंशन की बात नहीं है ज्यादा।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फादर हैड टॉट मी स्विमिंग। ये थोड़ा एग्जाम्पल अजीब सा है, हाँ बेटा। माय फादर हैड टॉट मी स्विमिंग। व्हाट माय फादर हैड टॉट मी, मेरे पापा ने मुझे क्या सिखाया था, क्या, स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग। यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और स्विम भी ऑब्जेक्ट है। इस एग्जांपल को आप दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, दो टाइप से। पहले हम ये समझते हैं, पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लो पहले, स्विमिंग, स्विमिंग। उसके बाद क्या लेना है हमें, हैड ले लो, हैड। और हमें पता है हैड के बाद क्या आएगा, बीन। उसके बाद V3, टीच का V3 क्या है, टॉट। टॉट तो है ही वहां पे, एज इट इज लिख दो उसको, टॉट। माय फादर हैड बीन टॉट टू मी, सॉरी, स्विमिंग हैड बीन टॉट टू मी बाय माय फादर, बाय माय फादर। यानी कि आप ये जो स्विमिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहले लेके भी आप उसको पैसिवाइज कर सकते हो, या फिर जो एक मी भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप पहले लेके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मी का अगर आप ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो तो उसका जब आप ऑब्जेक्ट लोगे पहला तो उसका होगा आई। आई के बाद हमें पता है हैड यूज होता है, हैड के बाद बीन। आई हैड बीन टॉट, हैड बीन टॉट स्विमिंग, क्या, स्विमिंग बाय माय फादर, बाय माय फादर। यानी कि ऐसे सेंटेंस है अगर जिनमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो आप दोनों तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो आपको इजी जाता है उस प्रकार से आप सॉल्व करो। हम डिटेल में काफी बाद में डिस्कस करने वाले ऐसे सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट आता है तो कैसे सॉल्व करें, उसको हम काफी डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड नॉट अरेंज अ मीटिंग विद देम बिफोर दे आस्क्ड फॉर। व्हाट शी हैड नॉट अरेंज, उसने क्या अरेंज नहीं किया था, अ मीटिंग। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मीटिंग। लिखो फिर, अ मीटिंग, अ मीटिंग। उसके बाद आएगा हैड, हैड के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना इसलिए नॉट आएगा। उसके बाद हमें पता है हैड आए तो क्या यूज करोगे, बीन। अ मीटिंग हैड नॉट बीन अरेंज्ड, क्या, अरेंज्ड बाय हर। और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, बाय हर विथ देम, विथ देम बिफोर दे आस्क्ड फॉर, बिफोर दे आस्क्ड फॉर। सो सिंपल। A meeting had not been arranged by her with them before they asked for. चेंजेस सिर्फ यहाँ पे हुए, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होते, वो हमें बाय ऑब्जेक्टिव केस के बाद उसको एज इट इज लिखना है, उसमें हमें कोई चेंज करना नहीं होता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जितना बड़ा सेंटेंस इसलिए हम डरते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उल्टा है, जितना बड़ा सेंटेंस उतना इजी रहेगा, ठीक है। बाकी के जो दो सेंटेंस है ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ये आपका होमवर्क है, उसको ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर जरूर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। देखिए पास्ट टेंस में भी तीन टेंस हमने देखे, सिंपल में भी हमने तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी हमने तीन टेंस देखे थे। यानी कि प्रेजेंट टेंस के तीन टेंस का ही पैसिव वॉइस होता है, पास्ट टेंस का भी जो पहले तीन है उसका पैसिव वॉइस होता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है फोर्थ नंबर का, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसलिए डायरेक्टली हम जंप करेंगे अभी फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में दो टेंस है, पहला है सिंपल फ्यूचर और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। दोनों टेंस का ही पैसिव वॉइस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये बात याद रखो, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पहले समझिए क्या होता है। उसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शाल और विल में से हमें एक यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा V1 यानी कि मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट, शाल, विल, V1 और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा एग्जाम्पल में तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी दिया है आपको, ठीक है। सो सिंपल। यहां पे थोड़ा फिर से चेंज होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब में। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट तो पहले हमें लेना ही है, हमें तो पता ही है। उसके बाद ये फ्यूचर टेंस है ना, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अभी कौन सा रहेगा, शाल और विल में हमें एक लेना पड़ेगा, शाल और विल में से हमें एक लेना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, आई और वी के बाद हम शाल यूज करते हैं और बाकी सब जगह हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे।
क्या यूज करेंगे? विल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई और वी में से एक बनता है तो हम उसके बाद शाल यूज करेंगे, बाकी सब जगह नहीं तो हम विल यूज करेंगे। विल, WILL, ठीक है, ओके। शाल और विल हम यहां पे ले रहे हैं, इसलिए यहां पे आपको और एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। वो वर्ड कौन सा है? बी। ऑब्जेक्ट शाल विल में से एक ले लो, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद हमें V3, बाकी तो हमें पता ही है। V3 आएगा, उसके बाद बाय आएगा और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। माय मदर विल कुक डिनर टुनाइट। व्हाट माय मदर विल कुक, मेरी मम्मी क्या बनाएगी? डिनर। क्या? डिनर। तो ले लो हमारा ऑब्जेक्ट, पहले क्या है? ऑब्जेक्ट ले लो, डिनर। उसके बाद शाल और विल में से हमें एक लेना है। डिनर के बाद क्या आएगा? मैंने बताया था शाल सिर्फ आई और वी के बाद आता है। डिनर के बाद क्या आएगा? विल। क्या आएगा? विल। और विल के बाद क्या यूज करेंगे हम? बी। क्या? बिल। डिनर विल बी, उसके बाद कुक का V3 क्या होगा? कुक्ड। क्या होगा? कुक्ड। डिनर विल बी कुक्ड, उसके बाद बाय माय मदर टुनाइट, ठीक है, तो स्टॉप। डिनर विल बी कुक्ड बाय माय मदर टुनाइट। हो गया ना सिंपल, एकदम सिंपल फ्यूचर, ठीक है। डिनर विल बी कुक्ड बाय माय मदर टुनाइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फिर से। दे विल विन द गेम, यहां पे देखिए द गेम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ले लो पहले फिर द गेम, उसके बाद ले लो विल, उसके बाद हमें पता है विल के बाद क्या यूज करते हैं हम? बी। उसके बाद विन का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? V3, वन, WON, द गेम विल बी वन बाय देम, ठीक है। द गेम विल बी वन बाय देम, सिंपल। और ये तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल। शी वोंट वॉच द फुटबॉल मैच। व्हाट शी वोंट वॉच, वो क्या नहीं देखेगी? द फुटबॉल मैच। ये पूरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ले ले पहले द फुटबॉल मैच, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब विल, द फुटबॉल मैच विल, उसके बाद क्या है? बी आएगा, द फुटबॉल मैच विल बी, वॉच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वॉच्ड, ईडी लगेगा। द फुटबॉल मैच विल बी वॉच, सॉरी यहां पे निगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट आएगा। द फुटबॉल मैच विल नॉट बी वॉच बाय हर, द फुटबॉल मैच विल नॉट बी वॉच बाय हर, और फुल स्टॉप। यानी कि इस प्रकार से आप ये स्ट्रक्चर यूज करके सिंपल फ्यूचर के भी कोई भी सेंटेंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके दो जो एग्जांपल है आपको होमवर्क में लेने हैं, और होमवर्क में आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अभी तक यूज किया ना, सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी यूज करके आपको ये दो एग्जांपल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद होके तब तक आप एग्जांपल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमारा काम को आपको क्लैरिटी देना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम आपको देने के लिए तैयार है, हमको देते रहेंगे आपको, लेकिन आपका काम क्या है? उसके बाद प्रैक्टिस करना। यू बी स्टिक टू द रूल, ठीक है। रूल को पकड़ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये काम आपका है, ठीक है, ओके। चलो, आई होप कि आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस का भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी एग्जांपल आने दो कल, उसके ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। थर्ड टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका पैसिव वॉइस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद आएगा शाल और विल में से एक आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हैव, और उसके बाद आएगा V3, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट शाल विल, हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसमें अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसको हम क्या करेंगे? कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? बस अपना स्ट्रक्चर वही है, एक फॉर्मूला। कौन सा? पहले ऑब्जेक्ट ले लो, हेल्पिंग वर्ब ले लो, टेंस के हिसाब से फ्यूचर टेंस है ना, इसलिए शाल और विल में से एक ले लो, है ना। ऑब्जेक्ट शाल और विल में से एक ले लो, उसके बाद आएगा हैव, और हमें पता है अगर हैव आता है सेंटेंस में तो उसको पैसिवाइज करते समय उसके बाद एक वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा? बीन। ऑब्जेक्ट
शैल विल में से एक, उसके बाद हैव के बाद बीन, उसके बाद आएगा V3, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। इस प्रकार से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। जस्ट स्टिक टू आवर वन कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बताया था ना, एक ही ट्रिक जो आपको पूरा सेंटेंस में काम आने वाली है, पूरे पैसिव वॉइस में काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शी विल हैव फिनिश्ड हर पेंटिंग नेक्स्ट मंथ, उसने क्या फिनिश किया होगा, व्हाट शी विल हैव फिनिश्ड, पेंटिंग, क्या, पेंटिंग। तो ले लो पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या है ऑब्जेक्ट, ले लो पेंटिंग, उसके बाद हमें शैल और विल में से एक यूज करना है। पेंटिंग के बाद क्या आएगा, विल, उसके बाद क्या आएगा, हैव ले लो, और हैव आया है इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बीन। पेंटिंग विल हैव बीन, उसके बाद V3, फिनिश का V3 क्या होगा, फिनिश्ड होगा, क्या होगा, फिनिश्ड। पेंटिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर, सॉरी यहां पे देखिए हर पेंटिंग है पूरा ऑब्जेक्ट है, क्या है, हर पेंटिंग पूरा, हर पेंटिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर नेक्स्ट मंथ। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखो, ठीक है। हर पेंटिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर नेक्स्ट मंथ, उसका ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, व्हाट शी विल हैव फिनिश्ड, उसने क्या फिनिश किया होगा, हर पेंटिंग, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हर पेंटिंग विल शैल और विल में से एक यूज करो, उसके बाद हैव ले लो, उसके बाद हैव के बाद बीन यूज करते हैं हम, उसके बाद V3, फिनिश का V3 क्या आएगा, फिनिश ही आएगा। उसके बाद हमें पता है बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, या यहाँ पे क्या आया है, शी आया है, और शी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है। इसलिए हर पेंटिंग विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग माय बुक, ठीक है। व्हाट आई शैल हैव फिनिश, मैंने क्या फिनिश किया होगा, राइटिंग माय बुक, राइटिंग माय बुक, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, राइटिंग माय बुक, राइटिंग माय बुक। उसके बाद शैल और विल में से एक यूज करो, कौन सा, विल, ठीक है। राइटिंग माय बुक विल, उसके बाद हैव के बाद हमें पता है बीन, ठीक है, और फिनिश का V3 फिनिश्ड ही आएगा। राइटिंग माय बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय, आई का क्या होगा, आई का होगा मी, राइटिंग माय बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। सिंपल है एकदम, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पकड़ के रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल हैव डेकोरेटेड द एंटायर हाउस, दे विल हैव डेकोरेटेड द एंटायर हाउस, व्हाट दे विल हैव डेकोरेटेड, उन्होंने क्या डेकोरेट किया होगा, द एंटायर हाउस, पूरा का पूरा हाउस, घर, द एंटायर हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द एंटायर हाउस। उसके बाद शैल और विल में से क्या आएगा, विल, कंपल्सरी हैव ले लो, और हैव के बाद हमें पता है हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बीन, द एंटायर हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का V3 क्या होता है, डेकोरेटेड ही होता है। The entire house will have been decorated by, देखा क्या होगा, them, क्या होगा, them, full stop, the entire house will have been decorated by them, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये 3 एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर दिए। 4th नंबर का और 5th नंबर का ये आपका होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर दिया है मैंने हर एक टेंस में, वो आपको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर आपने अलग अलग दिया, आप तो बोल ही रहे हो एक ही ट्रिक है, नहीं, आप पे समझिए, मैंने आपको बताया ट्रिक एक ही है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ क्या होगा चेंज, हेल्पिंग वर्ब, बाकी कुछ नहीं, स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में ज्यादा कुछ सेंटेंस दिया है तो उसके बाद वो एज इट इज लिखो लास्ट में, उसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो पैसिव वॉइस में अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। हमने आज यहाँ पे पूरे 12 के 12 टेंस लिए हैं, 12 टेंस में से सॉरी 8 टेंस लिए जिनका पैसिव वॉइस होता है, और 8 के 8 टेंस का पैसिव वॉइस करना है, कैसे करना है पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है। हमें यहाँ पे एक बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको जो मेन स्ट्रक्चर है उसको स्टिक रहिए, बस उसको ही फॉलो करना है। स्ट्रक्चर मैं फिर से बताता हूं, आप मेरे साथ बोलिए चाहिए तो, क्या है, ऑब्जेक्ट,
उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा V3। V3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आएगा बाय। क्या आएगा? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट का हमें उसका क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस करना है। सब्जेक्ट का हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल आई का होगा मी, ही का होगा हिम, या फिर कोई नाम आया किसी का, उसको नाम, उस नाम को हमें एज इट इज रखना है, नाम को उसी प्रकार उसको लिखना है एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस ये स्ट्रक्चर याद रखिए। कोई भी सेंटेंस हो टेंस का तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रही बात ऑब्जेक्ट की, वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। जनरली हमारा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है? कोई ध्यान नहीं देता, बच्चों को ऑब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई करने को नहीं आता है। लेकिन मैंने आपको वो भी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर दिया है। अगर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जस्ट आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब को एक क्वेश्चन पूछना है व्हाट से, जो आपका आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। बस ऑब्जेक्ट आप ले लो पहले, उसके बाद यूज करो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 बाय और सेकेंड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। हो गया आपको पैसिव वॉइस। यार कोई भी टेंस का एग्जांपल आने दो ना, आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा हमें, ताकि आपके क्वेरीज, आपके डाउट हमारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को, हमारा जो सब चैनल है यूट्यूब चैनल, मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके दोस्तों में उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो बटन होता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा सिलवास में हमारा जो ट्यूशन है, हमारा जो एकेडमी है, उसका नाम है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस है, जहां पे हम 6 to 12 तक पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको। यहाँ पे गुजरात बोर्ड का भी तैयारी यहाँ पे होता है, सीबीएसई का भी यहाँ पे पूरी तैयारी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी है, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है, यहाँ पे हमारा जो मोटो है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हमारा फोकस होता है। तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है, एक बार सेंटर पे जरूर विजिट कीजिएगा। सिलवास में यहाँ पे जो टोकरखाड़ा में मिनी बस स्टॉप है, उसके नजदीक में ही हमारा सेंटर है एजुकेशन पॉइंट क्लास। यहाँ पे आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका कमेंट हमें एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, ताकि हम बाद में ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा डिटेल में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी के जो पैसिव वॉइस का जो टॉपिक बाकी है अभी हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। आई थैंक यू ऑल। यहां पे मैं रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।